जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज के ऊपर। इसके एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज इनको हल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो बेटा, अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स डज नॉट कंटेन डीएनए। यानी कि हमारे पास आपको पता है कि दो किस्म के सेल्स होते हैं, यूक्रियोटिक एंड प्रोक्रियोटिक। हमने ये बताना है कि यूक्रियोटिक सेल के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस, इसमें डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका अपना डीएनए होता है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट, ये अमूमन यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर होता है, प्लांट सेल्स के अंदर होता है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता। इसका भी अपना डीएनए होता है। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम ईआर कहते हैं, आपको पता है ये भी दो किस्म के होते हैं, आरईआर और एसईआर। तो इनका अपना डीएनए नहीं होता। दे आर जस्ट मेम्ब्रेन लाइक ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल, और ये अपना काम कर रही होती हैं। सो इसका पहले क्वेश्चन का जवाब होगा सी ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये आप लगा लें। उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों, अगर दूसरा क्वेश्चन की तरफ चले तो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है क्रोमोसोम्स की। तो इसमें इट इज़ द कलर्ड बॉडी लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस, इट इज़ द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कम्प्लेक्स, इट इज़ द सेलुलर स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोट्स, इट इज़ कंपेयर्ड ऑफ मैनी डीएनए मॉलिक्यूल अटैच्ड एंड टू एंड। तो बेटा, इसमें पूछा ये जा रहा है कि सही क्या नहीं है, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन इसमें से कौन सी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें जो है डी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है। इन यूकैरियोट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी डीएनए मॉलिक्यूल अटैच एंड टू एंड। तो ये मैनी डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं इन यूकैरियोट्स में? अच्छा, इन इट इज़ अ सेलुलर स्ट्रक्चर दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर बताया जा रहा है कि एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें जेनेटिक, ये बात तो सच है। इट इज़ अ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स, नो डाउट इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं। इट इज़ कलर्ड बॉडी लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस। ये है जो एंड टू एंड वाली बात की ना, ये थोड़ी डाइजेस्टेबल नहीं है। तो लिहाजा डी ऑप्शन इज़ द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और इसके पीछे रीज़न अगर मैं दूं आपको तो मैं कहूँगा कि इन यूकैरियोट्स अ सिंगल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ वन वेरी लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स। इट इज़ नॉट मल्टीपल मॉलिक्यूल जॉइन एंड टू एंड। ठीक है, तो एक ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल स्ट्रक्चर नहीं होता। बस आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, आ सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनेली दैट इज़। एक सेंट्रियोल जो है वो ऑर्गेनेली है, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, composed of microtubules and important for organizing the spindle fibers, surrounded by a membrane part of a chromosome। तो इसमें मैं इसका जवाब दूंगा आपको बी ऑप्शन इज़ द राइट, क्योंकि a centriole is an organelle that is composed of microtubule proteins and important for organizing the spindle fibers। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ही मैं दूंगा कि सेंट्रियोल जो है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स के बने होते हैं एंड प्ले की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। स्पिंडल जो सेल डिवीजन होती है ना, जब क्रोमोसोम्स अलग-अलग होते हैं, तो उसमें ये याद रखो सेंट्रियोल ही काम आते हैं। इनको अगर दो सेंट्रियोल कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है, आ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो क्या होता है? an intracellular double membrane system to which ribosomes are attached, an intracellular membrane that is studied with microtubular structures, a membranous structure found within the mitochondria, only found in prokaryotic cells। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है अगर हम लें चौथे क्वेश्चन को तो इसका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। endoplasmic rough endoplasmic reticulum is an intracellular double membrane system to which ribosomes are attached। ठीक है, और अगर आप ये कहें कि भाई
इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ जो है दैट इज स्टडेड विद द माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो स्टडेड यही होगा, अटैच वाली, अटैच की जगह आप स्टडेड लिख लो। ये गलत है वैसे। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फाउंड विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोई आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिले, और ओनली फाउंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, कि सिर्फ ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही आपको मिलेगा, तो ये बात भी गलत है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स द जेनेटिक मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू लीनियर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। यानी कि पांचवा सवाल किया जा रहा है कि जो न्यूक्लियस है ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यानी यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल्स द जेनेटिक मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू लीनियर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। तो पांचवें का जवाब हम लेंगे सी, ठीक है, दैट इज क्रोमोसोम्स। कि जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, याद रखिएगा उसका ताल्लुक क्रोमोसोम से ही होगा ना, हिस्टोन से, प्लाज्मिड से, सेंट्रियोल से तो नहीं होगा। प्रोटीन का नाम हिस्टोन है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू लीनियर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसके पीछे जवाब मैं आपको ये दूंगा कि डीएनए रैप्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म अ क्रोमाटिन, ठीक है, और फिर जो क्रोमाटिन है कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये इसका जवाब होगा, ठीक है, ये इसका रीज़न होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप को लेकर कौन सी बात सही नहीं है, गलत कौन सी बात है। न्यूक्लियर एनवेलप होता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कहते हैं। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन, इट इज़ कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इट हैज़ पोर्स थ्रू विच मटेरियल एंटर्स एंड लीव्स, इट हैज़ इनफोल्डिंग्स टू फॉर्म क्रिस्टी, ठीक है। तो इसका जवाब भी हम लेंगे डी, कि जो हमारे पास होती है न्यूक्लियर एनवेलप, वो इट हैज़ इनफोल्डिंग्स टू फॉर्म क्रिस्टी, यानी कि इनफोल्डिंग्स बनाकर वो क्रिस्टी जो है वो बना लेती है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास अगला सवाल हम करें, याद रखिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है। सातवां सवाल, लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय बडिंग फ्रॉम विच सेलुलर ऑर्गेनेली, ठीक है, फ्रॉम विच सेलुलर ऑर्गेनेली, यानी कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बडिंग की तरह ही बन रहे होते हैं। जो गोल्जी ऑपरेटस होता है ना, वो बना बना के इनको लाइसोसोम्स को निकाल रहा होता है। तो अब जो आप तो आपको पता लग ही गया होगा, तो बी गोल्जी ऑपरेटस इज़ द राइट आंसर। और प्रोटीन एंजाइम्स आर प्रोसेस्ड इन द गोल्जी ऑपरेटस एंड देन पिंच्ड ऑफ इनटू अ वेसिकल्स एंड दैट बिकम्स समथिंग लाइक लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर द बेसिकली ग्रेनेड्स ऑफ द सेल। ये सेल के ग्रेनेड्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनेली को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। आगे एक और छोटे से सर्कुलर सी बॉडीज़ हैं, पेरोक्सिसोम्स कैरी आउट दिस फंक्शन। ऑल पेरोक्सिसोम्स कैरी आउट दिस फंक्शन। कौन पेरोक्सिसोम्स ये वाला फंक्शन कैरी आउट करते हैं, ठीक है। 8th हमारे पास क्वेश्चन है, एंड दैट इज गोइंग टू बी ए, break down fats and amino acids into smaller molecules that can be used for energy production by mitochondria, ठीक है। ये इनका पेरोक्सोम्स का काम ही ये होता है कि ये फैट्स को और अमाइनो एसिड्स को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। उसके अलावा अगर डाइजेस्ट माइक्रो मॉलिक्यूल्स यूजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो होते ही लाइसोसोम्स में। सिंथेसाइज मेम्ब्रेन कंपोनेंट सच एज फैटी एसिड्स एंड, तो ये कोई इनका ये काम नहीं है कि ये मेम्ब्रेन को बनाएं। कंट्रोल द फ्लो ऑफ आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, आयंस की फ़्लो को जो है ये कंट्रोल करते हैं, तो ये भी इनका काम नहीं है। उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, उसको देख लेते हैं। हाउ वुड द एब्सेंस ऑफ पेरोक्सिसोम्स इन द सेल अफेक्ट इट्स मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट वुड बी द लाइकली सिम्टम्स। यानी कि एब्सेंस ऑफ पेरोक्सिसोम्स अगर है इन अ सेल अफेक्ट इट्स मेटाबॉलिज्म, तो पेरोक्सिसोम्स की गैर मौजूदगी में मेटाबॉलिज्म को क्या फ़र्क पड़ेगा। व्हाट वुड बी लाइकली सिम्टम, फिर सिम्टम क्या होंगे सेल को लेकर। तो अभी बताया था कि जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स और अमाइनो एसिड्स को। तो 9th का क्वेश्चन आप बी ले लो। आप कहोगे सर बी में क्या लिखा हुआ है। द सेल वुड एक्यूमुलेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड
लीडिंग दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड पोटेंशियल सेलुलर डैमेज। जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है ना H2O2, तो ये क्या करता है कि ये सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, सेल जो है जब वो डैमेज होना शुरू हो जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता प्यारे बच्चों। A major role of peroxisomes is to break down hydrogen peroxide into water and oxygen using the enzyme catalase. Without them, hydrogen peroxide reaches toxic levels. ठीक है, तो इसमें कैटलेज मौजूद होता है पेरोक्सिसोम्स में, और ये क्या करता है, पेरोक्सिसोम के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में तोड़ देता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर में और ऑक्सीजन में जो है इसको तोड़ देता है, याद रखिएगा, वाटर में और ऑक्सीजन में। तो अगर नहीं होगा तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और फिर सेल को टॉक्सिक करना शुरू कर देगा। जी तो बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू क्लोरोप्लास्ट। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट के लिए नहीं है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। They contain an internal membrane system consisting of thylakoids. They synthesize ATP. They are bound by two membranes, the inner of which is folded into a cristae. तो प्यारे बच्चों 10 का आंसर जो है वो डी होगा। They are bounded by two membranes, the inner to which is folded into a cristae. क्वेश्चन था जो the following does not apply to chloroplast। ये जो क्रिस्टी वाला सीन है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये इसमें नहीं होता। ठीक है, तो इसके पीछे मैं जवाब आपको ये दूंगा कि क्रिस्टी जो है बिलोंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया गलत। ठीक है, एंड डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट हैव एन मेम्ब्रेन बट देयर इनर इंटरनल फोल्डिंग्स आर कॉल्ड थैलाकॉइड्स, और स्टैग्स को ग्राना कहते हैं, जबकि क्रिस्टी थोड़ी स्किन फोल्डिंग्स को कहते हैं। तो डी ऑप्शन इज़ अ रॉन्ग आंसर, मतलब ये है गलत बात जो लिखी हुई है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट थ्रू विच आ सेक्रेटरी प्रोटीन मूव्स फ्रॉम सिंथेसिस टू रिलीज द फ्रॉम द सेल। यानी क्या पाथवे होता है किसी भी प्रोटीन का जो मूव करता है और वो एक सिक्रीशन बनता है जब। तो प्यारे बच्चों इसमें जो हमारे पास 11th क्वेश्चन है ना, इसका डी इज़ द राइट आंसर, कि वो RER से जाता है SER की तरफ, SER से गोल्जी ऑपरेटस की तरफ, और फिर सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। ठीक है, RER से रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्म की तरफ, फिर गोल्जी ऑपरेटस की तरफ, और एंड पर वो चला जाता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, ये इसकी मूवमेंट होती है किसी भी प्रोटीन की, जो कि वेस्ट मटेरियल की, वट एवर यू वांट टू से। फिर 12th क्वेश्चन है जी, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर फ्रॉम द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो कैसे डिफरेंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज। both processes are required energy, both processes do not require energy। तो इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी बी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज। यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई ATP नहीं चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है ATP चाहिए होती है। बस ये बात आपको रीज़न के तौर पे याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके माइनर सी अमाउंट पे करके नोट्स हासिल कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर्स के, और जो कि बड़े इफेक्टिव होंगे और आपके एग्ज़ाम्स में आपके काम भी आएंगे तैयार करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप फॉलो करके इस पूरी किताब की वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। सो डोंट स्टॉप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।